हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्क एनर्जी पावर का 10th लेक्चर है। इसमें जो 9th लेक्चर में हमने लास्ट में थ्योरी डिस्कस की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहले लेक्चर जो है वो 9th लेक्चर देखें और ये थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पर आप कल का हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप कराया तो स्ट्राइक करते समय अर्थ पर उसकी वेलोसिटी v है। नेचुरल है कि v=√2gh होगा। स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी कल फार्मूला लगाया था तो EV आती है। हाइट जो गेन करेगा वो E² होगी। इसके बाद जो हाइट गेन करेगा वो e⁴h है और वेलोसिटी में E मल्टीप्लाई करते जाएं, हाइट में E² मल्टीप्लाई करते जाएं। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, वो डिस्टेंस आपकी आ रही है। कल लेक्चर में इसको कर चुके हैं, अब हम टोटल टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। तो जब h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया तो उसमें आप नेचुरल है कि h=12 लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होती है, ड्रॉप कर रहा है यहाँ से, तो t जो है वो √2h/g आ जाएगा। ठीक, इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो EV है और हाईएस्ट पॉइंट पर नेचुरल है कि वेलोसिटी 0 होगी, तो v=u+at लगाया। इसमें u जो है वो e/v हो जाएगा। जंप करने के बाद टाइम को t1 ले लिया। ठीक, इसके बाद EV/g आया और v की वैल्यू पुटअप कर दी कि √2gh होगी यहाँ से, क्योंकि h हाइट गिवन है। ये आपका g जो है वो रूट में लाके एक कैंसिल हो गया, तो ये टाइम आपका बन गया। जब आप जंप करेंगे तो ऊपर जाने का टाइम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर वापस आने में इतना ही टाइम लगेगा। यानी कि एक जब स्ट्राइक करेगा फर्स्ट बार t टाइम होगा, उसके बाद टाइम ट्वाइस t1 हो जाएगा, जाने का और आने का। तो ये यहाँ पर जब टोटल टाइम का कैलकुलेशन किया है तो t लिया और ट्वाइस t1 प्लस ट्वाइस t2, फिर इसमें आप t1 की और t की वैल्यू पुटअप कर दें। ओके, इसमें से आप √2h/g को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आएगा ब्रैकेट में, फिर 2e²। इसमें से आप 2e को कॉमन ले लें तो ये gp बन गई। gp का फार्मूला लगा दें, a/1 - r, कॉमन रेशियो E है, फर्स्ट टर्म 1 है। ठीक, तो ये आपका टोटल टाइम निकल आया। ठीक, जब ये अर्थ पर बार बार स्ट्राइक करेगा तो नेचुरल है कि अर्थ में ये मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। ठीक, जब बॉल स्ट्राइक कर रही है अर्थ पर तो वेलोसिटी v है और स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम। तो v1 जब वेलोसिटी लेंगे तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, दूसरे को नेगेटिव ले लें। तो हम b को हमने डाउनवर्ड नेगेटिव ले लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v1 + v हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम में मास कॉमन ले लिया है, चेंज इन वेलोसिटी आपकी v1 + v हो गई। ठीक इसी तरह से सेकंड उसमें v2 + v1 हो गई, v3 + v2। इसमें से आप v को जो है फर्स्ट उसमें लिख लें, उसके बाद v1 को कॉमन ले लें, 2 को ट्वाइस v1 हो गया, ट्वाइस v2 हो गया। इसमें से 2e कॉमन ले लें और ब्रैकेट में चेक करें, फिर ये gp बन रही है। इसमें फिर यहाँ पर आप फार्मूला लगा दें, a/1 - r, तो ये आपका टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड आ जाएगा ऑन द अर्थ बाय द बॉल। ठीक, अब इसमें आप फिर आगे नोट करें, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर। नेचुरल है कि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, टाइम का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो फोर्स लगेगा सरफेस पर। तो एवरेज फोर्स का फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर्ड और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जो एवरेज फोर्स आएगा वो मोमेंटम ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने अभी अभी कैलकुलेशन किया है, वहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दें मोमेंटम ट्रांसफर्ड का, mb अभी कैलकुलेशन कर चुके हैं, mb इन ब्रैकेट 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e, और टाइम को भी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, √2h/g इन ब्रैकेट 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e, रूट इन ब्रैकेट 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e। ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, और
जो वेलोसिटी है √2gh उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। अर्थ पर स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी √2gh, यहाँ से ये 2h और 2h कैंसिल हो गए, तो बहुत आसान है कि जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा वो mg ट्रांसफर होगा। यहाँ पर ये जो कॉलिजन हमने लिए हैं ये इनफाइनाइट टाइम तक है। अगर इलास्टिक कॉलिजन का केस आप लेते हैं तो इलास्टिक कॉलिजन के केस में जो mg मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा वो एक ही कॉलिजन में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका कॉलिजन इलास्टिक है और आपने h हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप किया, v वेलोसिटी ये आ गई है, जंप करके फिर वेलोसिटी v होगी, ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक। तो इसमें एक ही कॉलिजन में अगर आप एवरेज फोर्स निकालें तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर कितना होगा 2mv। जंप करते समय मास पार्टिकल का m है mv, वापस 2mv, ठीक। इसके बाद टाइम आने जाने का डबल 2t, यानी t हमारा क्या होगा √2h/g, समझ गए ये। लेकिन ये इलास्टिक के लिए है, ध्यान रखना, 2 कैंसिल, वेलोसिटी कितनी है √2gh, टाइम कितना है √2h/g। तो यहाँ पर चेक करें ये mg आ गया। ये है आपका इलास्टिक के लिए, फॉर इलास्टिक कॉलिजन चेंज इन मोमेंटम इन वन कॉलिजन में, ठीक है ना। जाने आने दोनों का टाइम एवरेज में लगेगा, क्योंकि अगला टाइम जो आएगा ना जब वापस का रिटर्निंग का, वो नेक्स्ट उसमें जाएगा फिर, समझ गए ना। तो ये फॉर इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस है इन सिंगल कॉलिजन, इन वन कॉलिजन। मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द, सॉरी, फोर्स है एक्सर्टेड ऑन द बॉल। फॉर इलास्टिक कॉलिजन फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल ऑन द अर्थ। इनमें दोनों में क्या फर्क है, रिजल्ट तो सेम आ रहा है। ये आपका इनफाइनाइट कॉलिजन है के लिए है टोटल, ठीक है, और वो एक ही में इतना आ जाएगा। तो आपने अर्थ पर स्ट्राइक करते समय ये आर्टिकल किया कि अगर कोई बॉल जो है वो h हाइट से ड्रॉप कराते हैं तो जंप करने के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगी। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का कैलकुलेशन और ये सब आप जो है वो निकाल सकते हैं फार्मूले से। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर किसी पार्टिकल को जो हमने ड्रॉप कराया है, मान लीजिए हम किसी एंगल पर उसको जो है वो स्ट्राइक कराते हैं, तब जरा देखें यहाँ पर कि कितना जो है वो एंगल आता है और वेलोसिटी कितनी आती है। ये परपेंडिकुलर है, ये हमने एक बॉल मास m और v वेलोसिटी से स्ट्राइक कराया और ये वापस चली गई इस डायरेक्शन में, ठीक। एंगल ये अल्फा ले लिया और ये एंगल बीटा ले लिया। सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर है, ठीक है, u भी ले लें चाहे वो ले लें। तो जंप करने के बाद जो है इनिशियल वेलोसिटी u ले लें और स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी v। ये इन इलास्टिक कॉलिजन का केस है, आप समझ गए होंगे। अर्थ पर ऐसे बॉल को ऐसे स्ट्राइक करें या बॉल पर, ठीक, और ऐसे कॉलिजन करके चला गया। एंगल ध्यान रखना, जो आपने एंगल लिए हैं वो अल्फा और बीटा जो ले रहे हैं वो अर्थ के सरफेस से ले रहे हैं, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का फार्मूला लगा दें। ये अर्थ का सरफेस क्या होता है फार्मूला, v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। तो कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, इसमें कल लगाया था, अर्थ की तो जीरो है ना, बिफोर कॉलिजन भी और आफ्टर कॉलिजन भी, तो v2 जीरो। जरा यहाँ पर ध्यान दें, देखिए जो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है, वैसे हमने वहाँ पर ये पॉइंट नोट करा दिया था कि उसमें जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग नॉर्मल होती है, ठीक, ध्यान है ना कल, ये अलोंग नॉर्मल। तो इसमें इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा, वर्टिकल वाला, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर अगर ये बॉल स्ट्राइक करती है तो अलोंग कॉमन नॉर्मल ये होगा, टेंजेंट ये होगा, समझ गए ना। हाँ, जो टेंजेंट होता है इसमें ये मानकर चलते हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वहाँ पर ये फोर्स नहीं लेते हैं, फ्रिक्शन वगैरह को निगलेक्ट कर रखा है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है।
ठीक, यानी कि रेस्टिट्यूशन के फार्मूले में वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एलॉन्ग नॉर्मल होगा, तो कितना आएगा नॉर्मल, जरा बताना। v1 देखकर बताओ कितना होगा। v2 माइनस v1, v1 आफ्टर कॉलिजन, v साइन बीटा, u1 फिर बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन है ना, तो आफ्टर कॉलिजन तो ये वेलोसिटी है ना v, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल क्या होगा, v कॉस बीटा, और वर्टिकल v साइन बीटा। ठीक, हम वर्टिकल वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, v साइन बीटा। ठीक है, अब u1 फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, तो ये दूसरा तो वैसे ही जीरो है u2, तो यहाँ पर कितना होगा, u साइन अल्फा। एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, और नेगेटिव में ले लें u साइन अल्फा माइनस 0, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, v साइन बीटा इज इक्वल टू ई यू साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर आप अल्फा बीटा को इक्वल कर दें तो कल वाला आ जाएगा केस। यहाँ पर आगे ये इक्वेशन बन गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। लिख दे नीचे, नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वो स्लिप कर जाता है उस समय। सभी कॉलिजन में ध्यान रखना, ठीक है ना, इसमें ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, v निकल आएगा। ठीक, ये हमने राइट में लिख दिया है v cos बीटा, और उधर है v साइन बीटा, तो स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो v स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, v इज इक्वल टू रूट u कॉमन ले लें, तो cos स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये ठीक है ना, उधर बीटा था, इस तरफ अल्फा था, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर हम वर्टिकली स्ट्राइक कराएं तो अल्फा कितना होगा, अगर वर्टिकल सीधे स्ट्राइक करा दें तो अल्फा कितना है, 90 डाल के चेक करके देख लो, cos 90 0 और sin 90 1, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, e टाइम्स, जो कि कल किया था। ठीक, और अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो एंगल मिल जाएगा, तो जरा डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 और 1 को। ठीक, तो साइन बीटा 1/2 कर दे रहे, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कितना हुआ, 10 बीटा इज इक्वल टू ई टाइम्स 10 अल्फा। यहां पर आप इससे इस चीज को समझ जाएंगे, 10 बीटा इज इक्वल टू ई 10 अल्फा। अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो ई कितना रखेंगे, इलास्टिक कॉलिजन अगर होगा तो ई कितना पुटअप करेंगे, अरे ई 1 होता है इलास्टिक कॉलिजन में, ठीक है ना, लर्न रखें परफेक्टली। इन इलास्टिक में ई 0, इलास्टिक में ई 1, फॉर अदर कॉलिजन ई 0 से 1 के बीच में। ठीक, तो ई को अगर यहाँ 1 रख देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन लगाते हैं चेंज इन मोमेंटम वाले, ये ध्यान होगा न्यूटन्स लॉ में, ये स्ट्राइक कराते हैं और वापस यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल कितने कैसे लेते हैं, सेम लेते हैं, याद है ना, इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। जैसे कोई भी पार्टिकल ऐसे आया, स्ट्राइक किया, सेम एंगल से इधर चला गया, ठीक है ना। लेकिन अगर वो जितने भी केस आपने न्यूटन्स लॉ और वहाँ किए हैं वो सभी इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो ये रिलेशन बनेगा, समझ गए। बोर्ड में 11th के पेपर में खाली इलास्टिक कॉलिजन आएगा,
तो इसलिए वहाँ पर आप इक्वल एंगल लेते हैं और वहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर्ड वगैरह ये लगाते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम में बना दें फॉर इलास्टिक कॉलिजन, ठीक, E इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वहाँ नोट कर दें, जिसको कि हमने थीटा लिख दिया है। जरा एक क्वेश्चन नोट कर दें, देखिए, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, it loses 25% of its kinetic energy, it loses 25% of its kinetic energy on striking the ground, it loses 25% of its kinetic energy on striking the ground. What is the height? What is the height to which it rebounds back? कितनी हाइट तक वापस जाएगी? इट रिबाउंड्स बैक। तो आपने 12 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ये 12 मीटर की हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो √2gh, ठीक, ये वेलोसिटी 16.34 मीटर पर सेकेंड आ रही है। इसके बाद लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज हो रही है? 25, तो बचेगी कितनी? 75%, ठीक। काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक करते समय निकाल लें, हाफ mv², ये आ रही है आपकी 117.6 जूल, 117.6। इसमें आपको जो है वो नहीं दिया हुआ है, मास नहीं दिया, इसलिए आप स्मॉल m में इसको ले लें। मास गिवन है, देखें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कोई बात नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन। तो जो एनर्जी आपने ये निकाली है, इस एनर्जी का 75% ले लीजिए, m के टर्म्स में है, लिखा रहने दें। ये आपका आ रहा है 88.245, 88.245 m। आप समझ गए होंगे क्यों निकाली है जंपिंग के बाद, ठीक। इसके बाद ये एनर्जी को हाफ mv² के इक्वल कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। 25% लॉस हो गई। कौन सा कॉलिजन है? कौन सा कॉलिजन है? अरे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, ठीक। तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ये हाफ mv² इक्वल्स 88.245, इससे v1 निकल आएगा। तो ये जो v1 आपका आ रहा है ये 13.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब हाइट आप समझ गए कैसे निकालेंगे, दोबारा जंप करके v² = u² - 2gh। देखिए, जब ये बॉल ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने के बाद आपने वेलोसिटी निकाल ली, फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यहाँ v1 है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, फिर लगा दो v² = u² + 2s, ठीक। तो v² = v1² - 2gh1, फाइनल वेलोसिटी 0,
V1 आपने निकाल लिया 13.28 माइनस 2GH1, तो दोबारा ये H1 आ गई, ये H1 आ रही है 1 मीटर। अब तुम मुझे ये बता दो E कैसे निकालेंगे, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट कैसे निकालें। ये सॉरी 4 मीटर आ रही है, ठीक करें उसे। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, अभी तो निकाला था E इज इक्वल टू क्या था, पहले जंप के बाद हाइट कितनी होती है, वेलोसिटी से निकाल लो ना, वेलोसिटी कितना जो आ रही है। जरा इसका जरा कैलकुलेशन करें, जरा कैलकुलेटर से ये कितनी आ रही है इसको चेक करें। हाइट से भी निकाल सकते हो, दोबारा हाइट कितनी होती है, h हाइट से ड्रॉप किया तो दोबारा हाइट जो होती है वो कितनी आती है, E स्क्वायर H आती है ना, तो उससे E कैलकुलेशन हो जाएगा। वेलोसिटी से निकाल सकते हो, वेलोसिटी आपको जंप करने के पहले और आफ्टर जंपिंग वेलोसिटी मालूम है, उनको डिवाइड करके निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना दोनों से। जरा ये कंफर्म कर दें जरा, यहाँ पर हो सकता है उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ हो कुछ। बहरहाल थ्योरी समझ गए होंगे ना, निकालने कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन, इसको जरा कंफर्म कर दें हाइट को। 9.8 डाल दें जी को। 8.99 रूट स्क्वायर कर दिया और 13 का जी 9.8 डिवाइड कर लिया है 8.99, तो फिर 9 लिखें, ठीक है, इसे ठीक कर लें, करेक्शन कर दें, यहाँ पर 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ये मास m वेलोसिटी v से पार्टिकल जा रहा है, ये इनिशियली रेस्ट में है, पीछे वाला पार्टिकल मास m है, वेलोसिटी v है, आगे वाला पार्टिकल रेस्ट में है, बिफोर कॉलिजन है ये केस है। आफ्टर कॉलिजन जो है वो वेलोसिटी इनकी जो है हेड ऑन कॉलिजन है, आफ्टर कॉलिजन दोनों ने वेलोसिटी गेन कर ली। ये वेलोसिटी जो है आपकी आ रही है v2 डैश और v1 डैश, कुछ भी एज्यूम कर लें पेपर में, v1 डैश, ये बिफोर कॉलिजन और वो आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन है। देखिए गिवन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू 3/4 बिफोर कॉलिजन, गिवन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू 3/4 बिफोर कॉलिजन। लिखा, फाइंड रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट या फाइंड ई लिख दो, फाइंड ई। देखो यहां पर दोनों के मास m1 m2 इक्वल हैं और जो वेलोसिटी है आपकी पहले वाले बॉल की u2 वो 0 है। ये बात समझ में आ गई, दोनों के मास इक्वल हैं और दूसरे वाला पार्टिकल रेस्ट में है। तो तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने कल फार्मूले लिखे थे इन इलास्टिक कॉलिजन के, लिखे थे ना, अगर उसमें आप वैल्यू पुटअप करते हैं तो v2 आपका आता है, डायरेक्ट लिख लें आप, v2 इज इक्वल टू 1 + e डिवाइडेड बाई 2 इंटू u1, वो वेलोसिटी u1 वहाँ v है, और v1 जो आपका आ रहा है, अगर दोनों मास इक्वल हैं और वेलोसिटी 0 है तो ये 1 - e डिवाइडेड बाई 2। नेचुरल है कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए वहां पर फार्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे में क्या बन जाएगा, यहाँ पर v2 डैश और v1 डैश, v2 डैश और v1 डैश कितना बनेगा आपका v1 डैश
ये वाला, क्योंकि हमने उसको V1 इसको लिख दिया दूसरे वाले को। ये समझ गए ना, वहाँ इंटरचेंजिंग में ध्यान रखना। हमारा वेलोसिटी वहाँ पर क्या थी, U1 U2 V1 V2। तो वो जो भी आप नोट कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चाहे V1 V2 कर दें यहाँ, उससे कुछ नहीं आएगा, वैल्यू तो वही आ जाएंगी। आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर V1 कर लें, यहाँ पर V2 कर लें, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो V1 डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा V1 डैश, ठीक है। और V2 डैश ये बन गई वेलोसिटी। U1 कितना हो गया, बोलो। U1 कितना है, V है, तो उसकी जगह पर V लिख दें, फिर से लिख दें ये फार्मूले V, और यहाँ पर लिख दें V। ये हमने फार्मूले बना लिए, लेकिन इसके लिए इनइलास्टिक कॉलिजन का वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक। तो V1 डैश और V2 डैश ये आपने निकाल लिए। अब हमें ये बता दें कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितनी होगी, हाफ mv²। ये ठीक, क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन 3/4 है बिफोर कॉलिजन, तो इसका 3/4 कर दें, ठीक। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ mv2 डैश स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात, फार्मूले लर्न होने चाहिए लेकिन आपको। ये दोनों वेलोसिटी आप पुटअप कर देंगे इसमें, किसकी, V1 डैश की और V2 डैश की। तो यहाँ E = 1/√2 आएगा, E = 1/√2। मेन चीज है कि फार्मूला लर्न होगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। समझ गए ना बात को। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों के क्वेश्चन जो है वो अलग अलग हैं, ये नोट कर लिया 3/4। और E की वैल्यू डाल दें वहां पर, चेक कर लेना घर में एक बार लगा के कि 1/√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में, मान लीजिए आपने U वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पर कितनी होती है वेलोसिटी स्ट्राइक करते समय, जल्दी बोलें। यहाँ स्पीड U है तो यहाँ कितनी होती है, यहाँ भी U होती है, सेम रहती है, डायरेक्शन खाली चेंज होता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी पार्टिकल को आप अगर V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ वेलोसिटी 0, वापस आते समय स्ट्राइक करते समय -v, यानी मैग्नीट्यूड सेम, खाली डायरेक्शन अपोजिट। वैसे यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल में भी, ठीक। और एंगल भी वही रहता, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल ये थीटा होगा। समझ में आ गई बात। जब आप टाइम पीरियड का यहाँ से यहाँ तक फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला बोलो, 2u sin θ/g होता है। कन्फर्म है। यहाँ पर जरा बताएं, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो जंप करने के बाद सेकंड राउंड में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। पहली बात ये बताएं, हॉरिजॉन्टल चेंज होगी कि वर्टिकल चेंज होगी। अभी डिस्कशन कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज होगी या वर्टिकल, वर्टिकल चेंज होगी। क्यों, रेस्टिट्यूशन का फार्मूला वर्टिकल के लिए ही है, हॉरिजॉन्टल में स्लिप। समझ गए ना। तो यानी कि यहाँ पर भी u cos θ तो वही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला है। समझ गए ना। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जब जंप करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, जंप के बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो u sin θ होगी। आ गई बात समझ में, ठीक। अब ये बताएं, यहाँ भी u sin θ आता है, अब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, u sin θ। तो अब जो टाइम पीरियड होगा t डैश वो e टाइम्स t होगा। अब हाइट अपने आप बता देंगे, हाइट में क्या होता है, h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा हाइट वर्टिकल e² h। अब की बार जो अगर ये हाइट h है तो ये जो हाइट आएगी ये हाइट h डैश, तो e² h टाइम t डैश e टाइम्स t, बदल जाएंगे दोनों वैल्यू, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट है इसलिए लिखा दिया है। और रेंज जो है
वो ई टाइम्स आती है आर नॉट के, अगर पहली रेंज आर है तो रेंज भी नोट करें। तीनों फार्मूले आपके ई टाइम्स आर। क्यों आएगी ई टाइम्स मालूम है? क्योंकि रेंज में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लगता है, और टाइम कितना है, ध्यान दे बात पर, टाइम कितना है ई टाइम्स, तो रेंज भी ई टाइम्स। समझ गए बात? एक कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आनी चाहिए। तीनों फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, ये बनेंगे तीनों केस। तो फिर आफ्टर nth कॉलिजन बता दो फार्मूला क्या बनेंगे आप लोग। आफ्टर nth कॉलिजन क्या फार्मूला बनेगा? बोलो, टाइम का फार्मूला बोलो कितना बनेगा। टी एन इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलिजन में कितना है ई टाइम, सेकंड में ई स्क्वायर, तो nth कॉलिजन में ई पावर एन इंटू टी। ठीक, हाइट एच एन ई पावर 2n इंटू एच, और रेंज nth कॉलिजन के बाद ई पावर n इंटू आर। ध्यान रहेगा ना, आप जब बहुत आसान है, अगर ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी अलर्ट रहे तो आप निकाल ले जाएंगे। इसमें कोई आपको फार्मूला नहीं लर्न करना है, कोई चीज लर्न नहीं करनी है, बहुत आसानी से जो है आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। समझिए आगे बात, ये फार्मूले नोट कर लिए nth वाले। प्रोजेक्टाइल के फार्मूले लर्न होने चाहिए, उससे आइडिया लग जाएगा। अभी तो ये प्लेन में है, फिर इसके बाद मालूम है इंक्लाइंड प्लेन पर भी होते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन, वहाँ भी समझ गए ना। ये सिंपल प्लेन पर है। देखिए, जो आपने जो कॉलिजन का केस ये बनाया है, मान लीजिए यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, यू वेलोसिटी से, ये आगे जो बॉल जा रही थी, यहाँ बीच में एक वॉल आ गई, ये बेस है, अर्थ का सरफेस है, ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट, यहाँ जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल होगा, वी वाई, और ये वी एक्स। इसके बारे में आप जानते भी हैं, वी एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब ये बताओ, कौन सा स्ट्राइक करने के बाद इन इलास्टिक कॉलिजन में कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट चेंज होगा या एक्स कंपोनेंट स्ट्राइक करने के बाद चेंज होगा? वाई स्लिप कर जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज होता है जिस सरफेस पर स्ट्राइक करती है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। समझ गए ना, ये कंपोनेंट ऐसे सीधे ये स्ट्राइक करता है, ये चेंज होगा, ये ऐसे सामने जो स्ट्राइक कर रहा है। ठीक, तो पलट कर जब कॉलिजन हो जाएगा, तो कॉलिजन के बाद पलट कर वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगी वी एक्स, और वाई कंपोनेंट वही रहेगा। समझ में आ गई बात? ये वॉल है, हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, स्ट्राइक करने के बाद फिर ये वापस आएगा यहाँ पर। समझ गया ना? तो कौन सा कंपोनेंट नहीं चेंज हुआ, डायग्राम बनाएं जल्दी। यहां पर लिख दीजिए नीचे, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा with horizontal, it collides at some distance with the wall, it collides at some distance with the wall
पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वॉल पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। नेक्स्ट पैरा में लिखें कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ब्रैकेट में लिखें कॉमन टेंजेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि वी वाई रिमेन्स अनचेंज्ड, विल रिमेन अनचेंज्ड वाइल along x डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखें कॉमन नॉर्मल, along x डायरेक्शन ब्रैकेट में कॉमन नॉर्मल will become e into vx, e into vx in opposite direction। हमने डायग्राम बना रखा है e into vx in opposite direction। फिर लिखा है इसी में since vy does not change due to collision, since vy does not change due to collision, हाँ y कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड में कौन सा कंपोनेंट आता है y, हाइट में कौन सा आता है y कंपोनेंट, रेंज चेंज हो जाएगी, टाइम पीरियड और हाइट वही रहेंगी जो पहले थी, कहीं भी बीच में कोलाइड करे। आप समझ गए? लिखें सिंस vy डज नॉट चेंज ड्यू टू कोलिजन द फ्लाइट टाइम and maximum height attained by the ball, flight time and maximum height attained by the ball will remain same as it would had been in the absence of collision, it would have had been in the absence of collision। देखिए जब ऑब्लिक कॉलिजन होता है, ऑब्लिक कॉलिजन का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक बॉल की या दोनों की कॉमन नॉर्मल के अलोंग, बॉल इज नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप नोट कर दें ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक कॉलिजन लिखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईदर आर बोथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बना लिए डायग्राम, कोई बात नहीं, आप पहले डायग्राम बना दें फिर लिखें, पहले डायग्राम बना दें। बस मेनली एक्स कंपोनेंट को दिखा दें कि ई टाइम्स हो गया, वाई कंपोनेंट सेम रहेगा। लिख लिया? अब नीचे हेडिंग डालें ऑब्लिक कॉलिजन, पहले भी लिख चुके हैं आप डिफिनीशन वहां पर, फिर भी लिख दें, लिखें ऑब्लिक कॉलिजन। देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईदर आर बोथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईदर आर बोथ द बॉल इज नॉट along the common normal, is not along the common normal at the point of contact, at the point of contact। जैसे देखिए ये बॉल है और जो कॉलिजन हो रहा था, मान लीजिए ये बॉल आपकी जो आ रही थी वो इस डायरेक्शन को ऐसे आ रही थी, ठीक, जो कॉलिजन हो रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ जो कॉलिजन होगा आपका, ये वेलोसिटी आपकी अलग डायरेक्शन में थी ये वाली, और यहाँ पर जो इसका सेंटर है, जो इसका सेंटर है वो अलग है,
जरा इसको टच करा दें। जैसे आपने ये बनाया तो ये लाइन कॉमन टेंजेंट है जहां पर टच कर रहा है, और कॉमन नॉर्मल होगी सेंटर टू सेंटर से जाने वाली लाइन, ये कॉमन नॉर्मल है। ये है कॉमन टेंजेंट और ये है कॉमन नॉर्मल। तो जो वेलोसिटी दी है इनिशियल वो इस डायरेक्शन को है फर्स्ट बॉल की, इसका मतलब वो एलॉन्ग कॉमन नॉर्मल नहीं है। आप जब हेड ऑन कोलिजन करते हैं उस समय आपने देखा होगा कि वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ये टेंजेंट है और ये वाली लाइन कॉमन नॉर्मल है, वेलोसिटी एलॉन्ग कॉमन नॉर्मल है। आगे बात समझ में, ये टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल, और वेलोसिटी भी इधर ही होती है, लेकिन इसमें इधर उधर जा रही है बॉल और आपस में कोलाइड कर गई। आ रही बात समझ में। इसमें जो रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, एलॉन्ग कॉमन, बोलो, नॉर्मल के एलॉन्ग। समझ गए ना। अभी हम लोगों ने बनाया था, देखो ये अर्थ का सरफेस है, इसमें बॉल स्ट्राइक कर रही है तो ये कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है। अभी प्रोजेक्टाइल में बनाया वॉल में, जब वॉल में जो कोई बॉल स्ट्राइक करेगी ऐसे तो यहां पर ये कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन नॉर्मल है, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो गई पलटकर ई टाइम्स। आ रही बात समझ में। 2-3 पॉइंट नोट कर दें नीचे खाली। ये जो आपने रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का फार्मूला लिखा था, ये न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बात समझ गए ना, न्यूटन्स लॉ कहलाता है ये। लिखिए, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ इज एप्लीकेबल along the Newton experimental law is applicable along the common normal। कौन सा है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ? E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान U1 माइनस U2। ये था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये किसके अलोंग लगेगी? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ठीक, ध्यान रखना, कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉल जहां पर स्ट्राइक कर रही हो अलग अलग वेलोसिटी पर, इसका मतलब वेलोसिटी रिजॉल्व कीजिए। ठीक, क्या लिखा? न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ इज एप्लीकेबल अलोंग द कॉमन नॉर्मल, वेलोसिटी रिजॉल्व्ड अलोंग द कॉमन नॉर्मल, वेलोसिटी रिजॉल्व्ड अलोंग द कॉमन नॉर्मल। सेकंड पॉइंट लिखें, velocity of individual colliding particle, velocity of individual colliding particle remains constant, velocity of individual colliding particle remains constant along common tangent, velocity of individual colliding particle remains constant along common tangent because there is no impulse, because there is no impulse। आप अच्छी तरह से ये बात समझ लें कि जो वेलोसिटी ये जा रही थी, देखिए ये u वेलोसिटी इस तरफ है और ये वेलोसिटी आपकी u इस तरफ है। अगर ये थीटा है तो रेस्टिट्यूशन वाले फार्मूले में u cos थीटा पड़ेगा। समझ में आ गई ना। और आफ्टर कॉलिजन ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। ठीक, यही बात प्रोजेक्टाइल में थी। जब आपका वॉल में प्रोजेक्टाइल ये स्ट्राइक कर रहा है तो ये वेलोसिटी नेट है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये स्लिप कर गई क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। बस सीधा ध्यान रखें कि ये अगर कोई सरफेस है और इसमें अगर कोई बॉल ऐसे स्ट्राइक करती है तो ये वाली वेलोसिटी चेंज करें, ये स्लिप। समझ गए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक और पॉइंट नोट कर दें, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस along the common normal, change in momentum of the particle take place along the common normal and equal to the impulse in that direction। Change in momentum of the particle take place along the common normal and is equal to the impulse in that direction। देखिए
दोनों को मिलाकर तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन एक बॉडी का पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा। किस डायरेक्शन में चेंज होगा? कॉमन नॉर्मल या कॉमन टेंजेंट में? कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग मोमेंटम चेंज होगा। कॉमन टेंजेंट में तो स्लिप कर रहा है, मास उतना ही है, तो जितनी वेलोसिटी है इसकी mu sin थीटा मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन भी इतना ही रहेगा। इसलिए न्यूमेरिकल लगाते समय जो टिपिकल इसके होते हैं, ये इक्वेशन बहुत हेल्प करती हैं। दो इक्वेशन बनती हैं, एक इस पार्टिकल की बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, ध्यान दें बात पर, अलोंग कॉमन टेंजेंट मोमेंटम इक्वल। समझ गए ना? कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक ना, वहां कोई इंपल्सिव फोर्स है और ना वेलोसिटी चेंज होगी, वहां पर कंपोनेंट, वो आपका कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो इंडिविजुअल मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो कॉमन नॉर्मल के अलावा, समझ गए ना? दोनों को मिलाकर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्वेशन यूनिवर्सल लॉ है, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज जो ये डिस्कशन किया है इनइलास्टिक कॉलिजन का, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्पिटिटिव के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।